बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस और आज हम एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 अटेम्प्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के क्वेश्चंस हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएं और मैं आपको इसमें बता भी दूंगा कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पार्ट 1। पार्ट 2 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेसिकली वेरीफाई करनी है बाय यूजिंग वेन डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि हम जब क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट उठाएंगे तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को इन चारों के ऊपर पहले लगाना होगा, फिर सेकंड ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को भी इन 4 क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, और फिर जो इनमें से मुश्किल हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इनके ऊपर मैं ये दोनों अप्लाई करूँगा और वीडियो को पॉज करके आपने यही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी होंगी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अच्छा, मैंने पहले से ही लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन 1 के। और सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होती है। इसको खोल के एलेबोरेट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर का मतलब ये होगा कि ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, और जब आप इसको खोलेंगे यानी जब आप इसको ओपन अप करेंगे तो ये होगा ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन सी। यानी ये आपके पास बनेगी लेफ्ट हैंड साइड और ये बनेगी आपके पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये दो हैं, मतलब जब हम इसका पहला क्वेश्चन कर रहे होंगे यानी फर्स्ट पार्ट, यानी एक प्रॉपर्टी अटेम्प्ट करेंगे ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक डायग्राम और एक राइट हैंड साइड के लिए एक डायग्राम। इसी तरह जब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे तो इसकी भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक डायग्राम और राइट हैंड साइड के लिए एक डायग्राम। ठीक है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि वो ये क्या होती है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी पहले इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन, ठीक है, और बी ओवर यूनियन। ओवर का मतलब होता है यानी आप समझ लें वो ब्रैकेट के अंदर है, ओवर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओवर का मतलब ब्रैकेट के अंदर यूनियन है। ठीक है, अब जब इसको आप ओपन अप करेंगे तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये दरमियान में आ जाएगा यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी ये ऐसे खुलेगी। ठीक है, खोलना भी आपको सीख लिया आपने। अब इसकी बनेगी लेफ्ट हैंड साइड इधर और राइट हैंड साइड इधर, यानी ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी एक और राइट हैंड साइड के लिए भी एक। इसी तरह जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट लिया है उसके लिए भी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए भी एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो चलिए अब हम जो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूफ करते हैं, और ये हमेशा याद रखना है कि इनके आंसर ट्रू आएंगे, ये ट्रू हैं, ये वैलिड हैं। अच्छा, सबसे पहले हम करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी जब आप करेंगे तो आपके पास बी और सी में कॉमन क्या है, मैं कह देता हूँ बी, और ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है,
उसमें ये मेरे पास सारा कॉमन है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि फॉरवर्ड स्लांट इज़ माई बी इंटरसेक्शन सी। और जब मैं इसका बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लूँगा ए के साथ, यानी ये पूरा मेरे पास ए है, तो इसके लिए मैं कर दूँगा बैकवर्ड स्लांट। और बैकवर्ड स्लांट में मैंने इसको ओवरलैप नहीं करना, अगेन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यानी मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ये दोनों, यानी फॉरवर्ड स्लांट भी और बैकवर्ड स्लांट भी। यानी इसका जो मेरा आंसर बनेगा वो ये पूरा ए और ये पार्ट बी का, यानी ये मेरा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब देखते हैं क्या मेरा राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आता है या नहीं। सबसे पहले हमने करना है ए यूनियन बी, तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी, और ए और बी में हम यूनियन ले लेते हैं और हम ये इसको फॉरवर्ड स्लांट में ऐसे लिख लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड स्लांट है वो आंसर है ए यूनियन बी का। अब हम ले लेते हैं, हमारे पास है ए यूनियन सी। अब हम ले लेते हैं ए और सी का यूनियन, यानी ए, इस पूरा ए और सी का यूनियन को हम कह देते हैं इन डॉट्स के साथ, यानी ए और सी जिधर जिधर हैं यूनियन उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा डॉट्स हैं। ठीक है, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ये जो डॉट्स हैं ये आंसर हैं ए यूनियन सी के। और अब हमने देखना है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कॉमन क्या है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि कहाँ पे डॉट्स और कहाँ पे ये जो स्लांटेड लाइंस हैं ये इकट्ठी किधर हैं। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये ए पूरे में और ये इस रीजन में है, तो ये और ये देखें ये बिल्कुल सेम है, यानी ये ए पूरा, ये मैं अगर इसके ऊपर बाउंड्री वॉल बनाऊँ जहाँ पे ये दोनों आ रहे हैं, तो ये और ये मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पे ये दोनों है, जहाँ पे ये मैंने आउटलाइन किया है। तो मैं क्या करूँगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज़ इक्वल टू कर दूँगा फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस विद डॉट्स। तो ये मेरे पास आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, जो कि सेम है। तो मैं लिख दूंगा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो गई फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 के लिए। अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ही क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहले हम यानी सेम प्रॉपर्टी इकट्ठी सॉल्व कर लेते हैं, और फिर हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की इसके ऊपर और इसके ऊपर इकट्ठी सॉल्व कर लेंगे। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा, इसमें भी आप सबसे पहले इसी तरह प्रॉपर्टी लिख लीजिए। वो हमारे पास क्या होगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन का मतलब होगा कि इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर है, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ए यूनियन बी जो बाहर होता है वो इधर आएगा, और ये इंटरसेक्शन जो दरमियान में है वो दरमियान में, और इसी तरह ए यूनियन सी आ जाएगा, ए यूनियन सी इधर भी आ जाएगा मेरे पास ऐसे। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बनेगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और जबकि राइट हैंड साइड बनेगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हो गई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। चलें अब हम इसको सबसे पहले बी और सी में देख लेते हैं कॉमन क्या है। बी और सी में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू मैं लिख दूंगा नो शेडिंग, मतलब कि एम्प्टी सेट। ठीक है, ये मेरे पास एम्प्टी सेट आ गया, और इस एम्प्टी सेट को जब मैं ए के साथ यूनाइट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ ए ही आ जाएगा। तो ये पूरा ए मेरे पास आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास आ चुका है सिर्फ ए, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू मैं लिखूँगा फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। अब देखते हैं कि क्या हमारा राइट हैंड साइड का भी सिर्फ यही वाला पोर्शन आंसर आता है। तो ऑलवेज़ यही आएगा, ये आपने याद रखना है, सिर्फ हम अब प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास होगा, ए और बी को हम देख लेते हैं फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस में, ऐसे ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का, और हम लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी आंसर है हमारे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। फिर है हमारे पास ए
यूनियन सी। अब हम ए को यूनाइट कर लेते हैं सी के साथ, ए यूनियन सी। और बिल्कुल उसी तरह हम क्या करते हैं, ए और सी के यूनियन के लिए जो कॉमन है ए और सी का, उधर हम ये डॉट्स डाल देते हैं। तो सी पूरे में डॉट्स आ जाएंगे क्योंकि ए और सी का कॉमन हम ले रहे हैं। तो हम कहेंगे सिर्फ डॉट्स जो हैं वो हमारी रिप्रेजेंटेशन है या आंसर है ए यूनियन सी का। इसके बाद अब हमने इन दोनों का कॉमन लेना है। तो कॉमन वही आएगा कि जहाँ पे डॉट्स और फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस होंगे। तो डॉट्स और फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस हमारे पास सिर्फ देखें ये ए वाले पोर्शन में है, सिर्फ ए में। तो आप क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज़ इक्वल टू होगा हमारे पास जहाँ पे दोनों हैं फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस विद डॉट्स। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगी और ये हमारा आंसर ट्रू हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और ये हमेशा ट्रू होगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये हमेशा ट्रू होगी हर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये सेट्स के लिए वैलिड हैं ये प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों लिखी हुई हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा बी यूनियन सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी यूनियन सी। तो हम सबसे पहले करेंगे बी यूनियन सी। बी और सी को जब आप यूनाइट करेंगे तो मेरे पास हमेशा की तरह ये आ जाएगा इस तरह से। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस इज़ द आंसर ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका आंसर का कॉमन लेना है ए के साथ। अब ये देखें, ये मेरे पास कॉमन जो आ रहा है इस ए के साथ अगर मैं देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये वाला जहाँ पे अब मैं पेन फेर रहा हूँ, ये देखें ये वाला आंसर मेरे पास ये कॉमन है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ जब इसका बी यूनियन सी का ए के साथ, तो मैं यहाँ पे कॉमन में सिर्फ ये वाला हिस्सा डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब मैं आंसर में क्या लिखूँगा, मेरे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब ये एक ही रीजन के अंदर है तो मुझे इसको इकट्ठा एक ही रीजन के ऊपर ऐसे ग्रिड बनाना पड़ेगा। ग्रिड शोज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। और जो सिर्फ फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस इसमें नज़र आ रही होंगी वो होंगी बी यूनियन सी। ये बात आपने याद रखनी है। ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड का भी हमने यही वाला पोर्शन देखते हैं कि आता है या नहीं, और ऑब्वियसली ये आएगा। सबसे पहले है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ये कॉमन आ गया, तो मैं क्या लिखता हूँ कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ये है फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, ठीक है। ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने देखना है ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी में मेरे पास क्या कॉमन है। तो मैं क्या लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, इस रीजन को मैं शो कर देता हूँ बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस के साथ। तो मैं कहूँगा ए इंटरसेक्शन सी जो है वो मेरे पास हो रहा है बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस के साथ। अब मैंने इन दोनों आंसर्स का, ये जो मेरे पास ऑपरेशंस हैं इनके आंसर्स का यूनियन लेना है, यानी इन दोनों का मैं यूनियन लूँगा। तो ये देखें मेरे पास ये वाला रीजन पूरा आ रहा है और ये ट्रू है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये ट्रिक है, ये यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट सही बनेगा, और वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या है यहाँ पे मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस और ग्रिड। अब ये मुझे तीनों रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तीन पोर्शन लूँगा यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस और ग्रिड, यानी ग्रिड में मैं इसको इकट्ठा यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा जो कि शो कर रहा होगा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये देखें ये दोनों पोर्शन मेरे पास सेम है, इसका मतलब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है इक्वल टू
राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, जो कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वैलिड है और ट्रू हो चुकी है। इसी का अब हम क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट था उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस के ऊपर आप इस तरह लगाइएगा। इसके भी आप प्रॉपर्टी लिख लीजिए और वो क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये मेरे पास आ जाएगी। और इसको जब आप ओपन अप करेंगे तो ये होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ये आप ऊपर भी लिख लीजिए। ये ऐसे है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बी यूनियन सी ले लेते हैं। तो मेरे पास बी यूनियन सी कुछ इस तरह आ जाएगा, यानी ये मेरे पास आ जाएगा बी यूनियन सी, यानी फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस मेरे पास होंगी बी यूनियन सी मेरे पास। ठीक है। अच्छा अब हमने इस बी यूनियन सी जो लिया है इसका हमने कॉमन लेना है ए के साथ। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इस पूरे का आंसर जब मैं ए के साथ देखता हूँ तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बनता है, ये वाला। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये वाला ऐसे डॉट्स डाल देता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस विद डॉट्स। ठीक है, यानी ये वाला रीजन मेरे पास आंसर होगा। अब हम इसी को राइट हैंड साइड के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारे पास यही वाला पोर्शन आता है या नहीं। सबसे पहले हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ये है तो हम फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस लिख लेते हैं। कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। फिर हम करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ए इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू नो शेडिंग। अच्छा अब नो शेडिंग और इसका यानी जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली सिर्फ यही रीजन ही आ जाएगा। तो आप लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। और जो ये रीजन है वही यही रीजन है। इसका मतलब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर लिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ आपने करना है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। और इसमें भी उसने आपको एक दी हुई है ऑपरेशन पी यूनियन क्यू यूनियन आर। ये भी बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अब यही जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली किया था इनके साथ वही हम क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे, बट हमारे पास यहाँ पे पी क्यू और आर चेंज हो गए हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस के लिए पी क्यू आर ड्रॉ करते हैं और फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन करते हैं। मैं ज़रा एक दफ़ा ये सारा लिख लूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने कुछ बना लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं पी यूनियन क्यू यूनियन आर यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने एक डायग्राम बना ली और राइट हैंड साइड के लिए बना ली। अब ये कैसे बनाई, ये मैंने डाटा को देख के बनाई। अभी मैंने इसमें नंबर्स नहीं पुट किए, वो भी पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो नंबर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल पी सेट था मेरे पास था 0 1 2 और 3, जबकि क्यू सेट था मेरे पास 2 3 4 और 5, जबकि आर सेट था मेरे पास 5 6 7 और 8। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए कि हर सेट का दूसरे सेट के अंदर कॉमन है, यानी पी क्यू के दरमियान 2 और 3 कॉमन है, ये देखें, इसलिए मैंने इसको ओवरलैप कर दिया। इसी तरह 5 और 5 यानी क्यू और आर के दरमियान भी 5 5 कॉमन है, इसलिए मैंने इसको भी ओवरलैप कर दिया। 2 3 4 5 6 भी है यस यहाँ पे, ठीक है, यानी ये दोनों कॉमन है 5 6 और 5 6 कॉमन है क्यू और आर के दरमियान। तो मैंने इसलिए क्यू और आर के दरमियान, इसी तरह पी और आर के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं था, इसीलिए वो अलग अलग थे अपने। ठीक है, इस तरह ये मैंने ओवरलैपिंग सेट्स बनाए हैं पी क्यू और आर, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए
और एक इस राइट हैंड साइड के प्रूफ के लिए। चलिए अब हम इसके अंदर नंबर प्लेस कर देते हैं। एक दफ़ा ये आ जाएगा, जो कॉमन है वो पहले लिख लेते हैं 2 और 3, और यहाँ पे कॉमन है 5 और 6, जबकि 2 और 3 के बाद यहाँ पे बच जाएंगे 0 और 1, और क्यू के लिए बच जाएंगे सिर्फ 4 यहाँ पे, क्योंकि 2 3 4 5 और 6 इसके साथ कॉमन हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 और 8। आपको समझ आई ये कैसे किया? फिर से देखिए, 0 और 1 यहाँ आएगा, 2 और 3 पी और क्यू में कॉमन थे वो यहाँ आ गए, और क्यू और आर में कॉमन थे 5 और 6 और सिर्फ बचा 4, वो 4 यहाँ पे मैंने लिख दिया। जबकि आर के बच के मेरे पास 7 और 8 और 9 भी है, आई गेस यहाँ पे 9 भी लिखिए, 7 8 और 9 भी मेरे पास है। अब चलें, अब हम इसको वन डायग्राम के थ्रू ही करना है, क्योंकि इसने हमें कहा है कि आपने इसको वन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना है। अच्छा, अब इसी का आपने जो सेकंड पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी लिख लीजिए यहाँ पे एक ही दफ़ा। उसको भी मैं फिर इकट्ठा ही सॉल्व करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं वो भी लिख देता हूँ। ओके, मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो इसका बी पार्ट था उसके लिए भी बना चुका हूँ। अब ये हमारा क्विकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है P यूनियन Q यूनियन R, और इसकी राइट हैंड साइड है P यूनियन, और जबकि Q यूनियन R हम पहले परफॉर्म करेंगे। तो P यूनियन Q आप देखिए, तो P यूनियन Q हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये सारा ऐसे, यानी P और Q हमारे पास आ जाएगा, P यूनियन Q हमारे पास इक्वल टू होगा फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। आपने रिप्रेजेंट कर दी P यूनियन Q को, और अब इसको यूनियन करना है R के साथ, तो आप इसमें बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस ओवरलैप किए बगैर आपने लिखनी है, और उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको आपने ओवरलैप किए बगैर क्यों लिखनी है। और ये हमारे पास अब दोनों आंसर आ जाएंगे, यानी फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस। मेरे पास P यूनियन Q यूनियन R है, जबकि यहाँ पे हम पहले Q यूनियन R करेंगे। ये देखिए, इंतहाई आसान क्वेश्चन। Q यूनियन R हमारे पास होगा फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, और फिर जब इसको हम यूनाइट करेंगे P के साथ, तो सिर्फ P में हम यहाँ पे बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस ओवरलैप किए बगैर लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा P यूनियन Q यूनियन R के दोनों वर्जन हमारे पास आ जाएंगे, फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस मेरा इस पूरे का आंसर होगा। और ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये ट्रू हैं, तो मैं लिख लूँगा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही इसने मुझे कहा था कि आप ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई कीजिए, प्रूव कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि मैंने पार्ट ए कर दिया है। अब मैं पार्ट बी करने लगा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी नीचे ड्रॉ किया हुआ है, और ये है बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैंने P और Q का कॉमन लेना है। इसके अंदर P और Q का मेरे पास आपको पता है कॉमन है सिर्फ ये वाला रीजन, तो मैं लिख दूंगा P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, ठीक है। और इसके बाद जब मैं इसका यूनियन लूँगा R के साथ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसका आंसर और R के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरे पास आ जाएगा नो शेडिंग यानी एम्प्टी सेट, यानी इस पूरे का आंसर ही नहीं है या एम्प्टी सेट है। ये बात आपने याद रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है। चलिए अब हम राइट हैंड साइड का भी आंसर करते हैं, और इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, जबकि ये था P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अब हम यहाँ पे पहले Q और R का कॉमन लेंगे। Q और R का ये कॉमन है मेरे पास, मैं लिख लूँगा Q इंटरसेक्शन R इक्वल टू, मेरे पास है फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस,
और उसका जब मैं कॉमन लूँगा P के साथ, यानी इस P का इस शेडेड रीजन के साथ कुछ भी ओवरलैप नहीं है, तो ये आ जाएगा मेरे पास एम्प्टी या नो शेडिंग रीजन। तो ये मैं लिख दूंगा नो शेडिंग, यानी इसका आंसर भी है एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे भी एम्प्टी सेट, इधर भी एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर्स बराबर हैं। आपने ये याद रखना है क्योंकि आपने इसका आंसर को देख रहा होना है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने अटेम्प्ट कर लिया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के भी बेसिकली 2 पार्ट्स और भी हैं, यानी सेकंड पार्ट भी है जिसमें है P, Q और R, जिसमें M, N, O, P, Q, R, S, T, U और T, U, V और W। इसकी मैं आपको वेन डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। परफॉर्म जो है वो वीडियो को पॉज करके आप ख़ुद कीजिए और फिर मेरे आंसर के साथ उसको टैली कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने कुछ डाटा बनाया है पहले, मैं आपको वो दिखाता हूँ अब ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। मेरे पास P के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं M, N, O, P, Q, M, N, O, P, Q। और मैं जब देखता हूँ कि Q के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, R के साथ भी इस एलिमेंट्स का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो P तो मेरे पास आ जाएगा ऐसे सेपरेटली। ठीक है, ये मेरे पास आ गया P, जिसमें मैं लिख लूँगा M, N, O, P और स्मॉल q। अब मैं देखता हूँ Q और R। अब Q और R के दरमियान मुझे नज़र आ रहा है T और U कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ओवरलैपिंग सेट है, तो Q मेरे पास यहाँ आ जाएगा और R मेरे पास ऐसे आ जाएगा। ये Q हो गया और ये मेरे पास हो गया R। इसी तरह मैं यहाँ पर भी P, Q और R को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये P, ये Q और ये R। इसमें मैं लिख दूँगा TU। वैसे आप ये ना भी लिखें, R और S, और ये हो जाएगा V और W। ये भी हो जाएगा हमारे पास TUVW, R और S। ये भी हमारे पास हो जाएगा MNOP और Q। अब मैंने इसके ऊपर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई करनी है, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास आएगा P यूनियन Q यूनियन R, ये आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा P यूनियन Q यूनियन R। इसी तरह मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी एक दफ़ा इसको दोबारा अप्लाई करना है। मैं पॉज करता हूँ वीडियो को, ये भी लिख लेता हूँ। आप तब तक इसका जो ये वाला पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वाला, आप ये कीजिए और फिर मेरे उसके साथ आंसर के साथ टैली कर लीजिए। चलिए, ओके, मैंने इसका भी ड्रॉ कर लिया है, तो होप कि आपने ये वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मेरे साथ आप इसको एक दफ़ा टैली कर लीजिए। सबसे पहले मैंने P यूनियन Q देखना है कि P और U का यूनियन क्या है, तो मैं इसको फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस के साथ P और U को यूनाइट कर लूँगा और देखूँगा मेरे पास P यूनियन Q को लिखूँगा G कि ये है मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर को, यानी P जो यूनियन Q का जो मेरे पास आंसर है उसको R के साथ करना होगा, तो मैं यहाँ से ओवरलैप किए बगैर इसको बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा P यूनियन Q। जब मैंने यूनाइट किया R के साथ, तो मेरे पास ये दोनों आ जाएंगे पार्ट्स, यानी मैं कहूँगा कि फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस भी और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस भी मेरा आंसर है P यूनियन Q यूनियन R का। ये मेरे पास आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का। अब मैं देखता हूँ मेरे पास राइट हैंड साइड क्या परफॉर्म करती है, और वो सेम ही आना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। Q यूनियन R मेरे पास ये आ जाएगा फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा Q यूनियन R इज़ इक्वल टू, आ गया है मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। और इसको जब मैं यूनाइट करूँगा P के साथ, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँगा और मैं कह दूँगा P यूनियन Q यूनियन R इज़ इक्वल टू है मेरे पास बोथ, यानी फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस एंड बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस इज़ माय आंसर। अब ये मुझे नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये मैंने एक
प्रूफ कर दी है इसके सेकंड पार्ट के लिए भी, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट के लिए। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कैसे परफॉर्म करेगी इसी क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे P इंटरसेक्शन Q, P और Q में क्या कोई कॉमन है, तो कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू नो शेडिंग। और जब आप इसका आंसर कॉमन लेंगे R के साथ, तो एक एम्प्टी सेट का जब आप R के साथ कॉमन लेंगे तो वो भी आपके पास आएगा नो शेडिंग, यानी आपके पास P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R का आंसर आएगा नो शेडिंग, यानी एम्प्टी सेट, कुछ भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर। ये मेरे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास राइट हैंड साइड का क्या आंसर आता है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले मैंने Q और R का कॉमन देखना है, तो Q और R का कॉमन ये है, तो मैं कहूँगा Q इंटरसेक्शन R इज़ इक्वल टू, मेरे पास है फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, और जब इस फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस को P के साथ देखता हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ये देखें कि मैंने इनका कॉमन को देखना था P के साथ कुछ कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं लिखूँगा P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज़ इक्वल टू नो शेडिंग, ठीक है। इसका मतलब कुछ भी, दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दोनों के आंसर एम्प्टी सेट हैं, तो मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये भी हमने ट्रू वैलिडेट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वो देखते हैं वो कैसे होगा, वो भी वेन डायग्राम के थ्रू ही है, इसको भी हम क्विकली कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बेसिकली वेन डायग्राम के साथ नहीं करना, वो हमने सेट्स के ऊपर परफॉर्म करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले देखते हैं। वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स, एक्स उसने आपको दे दिया, वाई दे दिया, जबकि उसने आपको जी दे दिया जो कि इंटीजर्स थे। अब आप इसको देखें, जी में दोनों आ रहे हैं प्लस माइनस, एक्स में सिर्फ माइनस वाले आ रहे हैं और वाई में ज़ीरो के साथ प्लस वाले आ रहे हैं। तो मैं जब इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 की वेन डायग्राम मेरे पास होगी कुछ इस तरह से, और उसका उसने ऑपरेशन भी आपको दे दिया है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन परफॉर्म करनी है, यानी एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो जब ये ओपन अप होगी ये हो जाएगी एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी, ठीक है। ये है मेरे पास क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए, ठीक है। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की फिर से एक और क्वेश्चन के ऊपर ड्रिल करवा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगी इधर, यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड का आ जाएगा, और एक दफ़ा हम इसको ड्रा करेंगे इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और एक दफ़ा हम इसको ड्रा करेंगे राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले देखना है कि ये किस तरह सेट्स बनेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो नज़र आ रहा है कि जो जी सेट था वो बेसिकली बड़ा सेट है, जबकि एक्स और वाई जो हैं वो सबसेट हैं जी के, यानी दोनों के एलिमेंट्स देखें इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, आप जी को एक ऐसे बड़ा एलिमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये मेरे पास जी आ जाएगा, और इसके अंदर आपने एक्स और वाई अलहदा अलहदा ड्रॉ करने। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा जी, और इसके अंदर आपने एक्स और ये वाई अलहदा अलहदा ड्रॉ करने हैं। ये मेरे पास x और ये मेरे पास y। अब x के एलिमेंट्स जो इसने बताए हुए हैं वो लिख लीजिए, यानी ये -1 -2 -3, जबकि y के हैं 0 1 2 3। इसी तरह -1 -2 -3 0 1 2 और 3। और जबकि आप अगर z को देखें तो कुछ भी एलिमेंट नहीं बचते z के अंदर, यानी z के यहाँ पे आपने कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे u आ जाएगा, यानी इधर भी z का कोई भी एलिमेंट नहीं बचा।
ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या है वाई और जी का। वाई और जी में कॉमन क्या है, मेरे पास ये रीजन है वाई और जी का कॉमन, ऑब्वियसली उसका वाई और जी के अंदर ही है, तो उसका कॉमन जो है वो फिर वाई का ही सेट हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसके लिए लिख देंगे फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस रिप्रेजेंट वाई इंटरसेक्शन जी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया वाई इंटरसेक्शन जी का। अब हम इसका यूनियन देखेंगे एक्स के साथ, यानी एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। और अब इसका इस एक्स के साथ जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो मेरे पास आ रहा होगा ये वाला रीजन। ठीक है, यानी इन दोनों का जो कॉमन है वो मेरे पास ये और ये आ जाएगा। अच्छा, अब आप अगर देखें तो इस पूरे जी को भी आप ना शेड कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन ना भी करें तब भी ठीक है, इस जी को कर दें तब भी ठीक है, सही है। यानी पूरा जी ही इसका आंसर है, ये बात आपने याद रखनी है। आप कर दें क्योंकि कोई एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं, तो बेहतर है कि आप इसको कर दें, यानी लेकिन इसको ओवरलैप आपने नहीं करना वाई के साथ, नहीं तो फिर एक और रिप्रेजेंटेशन हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे फिर शो आउट। तो अब हमारे पास ये आ गया है। अब हम कहेंगे कि जब हम इसको कॉमन लिया तो यूनियन लिया इसके साथ, तो हमारे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस आंसर है, यानी जी पूरा ही मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का कैसे आंसर बनता है, ये कैसे परफॉर्म करता है। एक्स यूनियन वाई करेंगे हम सबसे पहले, एक्स यूनियन वाई, वो मेरे पास आएगा वाई, एक्स और वाई का यूनियन किया, वो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, मैं कह दूंगा कि मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस ही रिप्रेजेंट कर रही हैं एक्स यूनियन वाई को। अब मैंने करना है एक्स यूनियन जी, एक्स यूनियन जी। अब एक्स यूनियन जी भी अगर आप देखें, एक्स को जी के साथ अगर आप यूनाइट करें तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स यूनियन जी को मैं इधर एक्स और जी के साथ यहाँ पे डॉट्स डाल देता हूँ। ठीक है, यूनियन किया, ये सारा जी था। अच्छा, अब जी के साथ करना था तो ये सारा जी है, ये देखें ना, जी तो ये पूरा ही है ना, तो सब के ऊपर ही मेरे पास ये डॉट्स आ जाएंगे, पूरे जी के अंदर डॉट्स आ जाएंगे, इधर भी हर तरफ। यानी सिर्फ फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस जो होंगी वो एक्स यूनियन वाई होगा, और एक्स यूनियन जी मेरे पास जो है वो सब डॉट्स होंगे। ठीक है, सिर्फ डॉट्स होंगे। और जब मैं इसका कॉमन लूँगा, यानी इन दोनों का अब कॉमन ऑब्वियसली देखें, कॉमन वो होता है जो दोनों के अंदर हो। अब ये सारा ही है तो मेरे पास ये पूरा जी ही आ जाएगा मेरे पास सेट, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी इक्वल टू, मैं इसको कह दूंगा मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस विद डॉट्स, और ये डॉट्स भी मेरे पास इस पूरे का आंसर है। वैसे ये जो बनाया था ना, ये तो बुकिश रिप्रेजेंटेशन है। जी के अंदर एक्स और वाई को अगर आप देखें ना, तो जी तब इस तरह अलहदा से छोड़ना चाहिए था कि इधर भी कोई एलिमेंट होते, अब वो एलिमेंट है ही नहीं, तो बेसिकली एक्स यूनियन वाई जो किया था वही आंसर वहीं पे ही आ चुका था राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी एक्स और वाई का जो आंसर था, क्योंकि जी के अंदर तो कोई एलिमेंट ऐसा होता ही नहीं है जो बच जाए एक्स्ट्रा। तो जब आपने एक्स यूनियन वाई ही ले लिया तो वही वैलिडेट हो गया था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे तो हम सिर्फ जस्ट इसको यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसको चला रहे थे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 7 को हमने जनरली ही सॉल्व करना है, इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू नहीं करना, और इसको हमने सॉल्व करना है बाय सेट्स ऑपरेशंस। और मेरे पास सोल्यूशन लिखता हूँ मैं। सबसे पहले मेरे पास x जो सेट है वो है फर्स्ट 3 वॉवल्स, यानी a, e और I, ये पहले 3 वॉवल्स हो गए। और जो y सेट है मेरे पास वो होगा सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एनर्जी, यानी E N E R G Y। मेरे पास एक ये सेट आ गया है। और जो सेट Z होगा वो मेरे पास होगा सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा, यानी A L G E B R और A। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन परफॉर्म करनी है, लेकिन सेट्स के अकॉर्डिंगली, वेन डायग्राम के थ्रू नहीं करनी। तो चलें हम सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने परफॉर्म करनी है। वो थी x इंटरसेक्शन y यूनियन z। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो जब ये ओपन अप होगी ये हो जाएगी x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। ये याद रखना, ये इसी तरह ओपन अप होती है। इसको प्रूव करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y यूनियन z। ठीक है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, y यूनियन z करेंगे। अब हम शुरू हो जाते हैं y यूनियन z। अब y और z में हमने सारे के सारे यूनाइट करके लिखने, और कोई मिस भी नहीं करना, और जो कॉमन होंगे वो एक दफ़ा लिखने हैं। तो हम तरतीब से लिखते हैं। सबसे पहले निकाल के लिख लेते हैं इसमें से a, y और z का हमने यूनियन करना है सबसे पहले। ठीक है, हमने लिख लिया a, उसके बाद आ जाएगा e, तरतीब से लिख लेते हैं। फिर आ जाएगा l, हम टिक करते जाते हैं ताकि हमारी कोई भी गलती इसके अंदर करते हुए ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे हमारे पास। होल्ड ऑन, हम इसको कैसे करेंगे हमारी गलती ना हो। हम इसको सीक्वेंशली अगर लिख लें, हम इसको कट आउट करते जाते हैं। हमने ए लिख लिया, ए कट गया, ई लिख लिया, ई इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, और बी लिख लें, एल लिखा है, एल भी आप काट दीजिए, और उसके बाद आपका आएगा ई, ई भी हो गया है, बी, तो ए बी ई जी एल एन आर वाई। अब ये देखिए क्या ये कट आउट होते हैं सारे। हमने ए ई एल बी आर वाई, हमारे पास यही आंसर है y यूनियन z का। आप लोगों के लिए यूँ होगा कि आप लोग ना इसको पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिएगा एक ही दफ़ा। ठीक है, यानी सीक्वेंस में लिख लीजिएगा, ए के साथ, इसी तरह ई, फिर बी, फिर ई। इस तरह आपकी ये गलती नहीं होगी जो अभी मेरे करते हुए ये हम थोड़ा सा स्टक हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका कॉमन लेना है x के साथ। जब हम इसका x के साथ कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे y यूनियन z का, तो मेरे पास आंसर आएगा। अब x मेरे पास है a, e और i। अब देखें इसमें मेरे पास a है, e भी है और i नहीं है, यानी इन दोनों का जो कॉमन है मेरे पास a, e, और इधर से मेरे पास x a, e, यानी जो आंसर आएगा मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का वो आएगा a और e। ये मेरे पास आंसर है लेफ़्ट हैंड साइड का। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ 1, इक्वेशन 1। अब मैंने राइट हैंड साइड का आंसर प्रूफ करना है a और e, और हम सबसे पहले करेंगे x
इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का कॉमन हम लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये मैंने अब राइट हैंड साइड शुरू कर दी है सॉल्व करना। एक्स और वाई में अगर आप कॉमन देखें तो वो है मेरे पास ई। इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ ई कॉमन है। एक्स और वाई में देखें ई कॉमन है, ई जस्ट, ना ए है इसमें ना आई है, तो इसका जो कॉमन है वो है जी ई। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या था, एक्स इंटरसेक्शन जी। एक्स इंटरसेक्शन जी हमने करना है और एक्स और जी में आपका जो कॉमन होगा वो होगा ए नज़र आ रहा है मुझे, ये देखें ए ही है। इसमें ई भी है इसमें कॉमन, यस। ए और ई जौन सा हैं वो आंसर हैं मेरे पास एक्स इंटरसेक्शन जी के। तो ए और ई मेरे पास कॉमन आ गए, ए और ई का। और इसका अब मैंने यूनियन लेना था, यानी इन दोनों का यूनियन, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू, अब इन दोनों का जब मैं यूनियन लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए और ई ही दोनों मेरे पास आ जाएंगे। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये देखिए मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी ए ई है, राइट हैंड साइड का भी आंसर ए ही है। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप के आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा। वन लास्ट थिंग, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 6 के राइट हैंड साइड में थोड़ा सा अगर डाउट है तो मैं अगेन इसको सिर्फ ओवरव्यू कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास था एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई को जब आप करते हैं, मैं इधर दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं हुई थी पढ़ाते हुए कि शायद ये कुछ स्टूडेंट्स को समझ ना आया हो। अच्छा, एक चीज़ दोबारा से बता रहा हूँ कि x और y, अब x और y का कॉम्बिनेशन बेसिकली z ही बनता है, आपने ये याद रखना है इसका दोबारा से। अब जब इसके राइट हैंड साइड थी ना x यूनियन y, तो जब आप x यूनियन y को करेंगे तो अब आप ये जब करेंगे ना तो बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन z था, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप इस पूरे को भी ऐसे कर सकते हैं, ये ठीक है। ये पूरा जहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ किया था उस टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको पूरा भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे कि x यूनियन y इज इक्वल टू, यानी फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, और जब x यूनियन z करेंगे, अब z ऑब्वियसली यही पूरा है, तो आप उसके लिए उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यानी x यूनियन z इज इक्वल टू, आप कह दीजिए सारे के सारे डॉट्स जब आपने किए तो ये आ गया मेरे पास डॉट्स x यूनियन g का। और जब आपने इन दोनों का ऑब्वियसली कॉमन देखना था तो ये होगा x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन g इक्वल टू, आप इसमें सिर्फ लिख दीजिए फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस विद डॉट्स। दोनों ही हैं ऑब्वियसली, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन बेटर ये है कि आप ये वाला कर लें। इस वाले रिप्रेजेंटेशन को आप छोड़ दें, आप ये वाली राइट हैंड साइड कर लें, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। होप के आपको एक्सरसाइज 3.1 क्लियर हो गई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, और अगर अभी भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी होने जा रही है, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम और एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए साथ रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।